हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम करने वाले हैं इस वीडियो में वो सिंपल यही है कि अगर मान लो हम यहाँ पर फिबोनाची नंबर्स जो है वो अगर 10 दे देते हैं तो किस तरह से हमारे पास आउटपुट जो है वो विद टाइमर आ सकता है। मतलब नंबर तो आपने देखे होंगे कि किस तरह से वो लिस्ट बन के या एक स्ट्रिंग की तरह आपके सामने आ जाते हैं, लेकिन हो सकता है शायद आपको ये ना पता हो कि टाइमर के साथ में एक एक करके नंबर जो है उनको जनरेट किया जा सकता है। तो पहले मैं आपको एल्गोरिथम जो है वो समझाता हूँ और उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे मेन प्रोग्राम पे। ये जो नंबर आपने देखे हैं जो स्क्रीन पे एक के बाद एक आ रहे थे, ये हैं फिबोनाची नंबर्स और इस पूरी सीक्वेंस को हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची भी बोलते हैं, फिबोनाची भी बोलते हैं, हम जो है प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जा रहे। मेन है कि ये नंबर्स जो हैं उनको हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं और विद टाइमर हम किस तरह से उनको इसी ऑर्डर के अंदर अपीयर करवा सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाए हैं। ये मैं आपको बताने वाला हूँ। वेलकम टू यल अकेडमी, माय नेम इज मनोज राणा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एल्गोरिथम समझाता हूँ कि ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ये हमारे पास किस तरह से आते हैं। इनमें क्या होता है, हमारे पास अगर हम इस सीक्वेंस के अंदर एक एक नंबर को देखें तो शुरुआत में आप जो दो नंबर देख रहे हैं 0 और 1, और इसका भी आप ध्यान रखना, ये भी एक कंट्रोवर्शियल वहां पर चीज है। कुछ जो हैं वो थोड़े से ऐसे लोग हैं, मैथमेटिशियन हैं, जो कहते हैं कि फिबोनाची ने कहा था कि ये नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस है तो ये 1 से शुरू होती है, और कुछ जो है वो ये कहते हैं कि नहीं, ये होल्ड करती है होल नंबर्स पे तो 0 से शुरू होती है। तो अभी के लिए हम इस बहस में नहीं पढ़ रहे, हम देख रहे हैं कि वो जहां मर्जी से शुरू होती हो किस तरह से वो प्रोग्रामेटिकली जो है वो जनरेट की जा सकती है। तो शुरुआत में 0 और 1 ये दो नंबर आपको मिलते हैं। इसके बाद आपने पूरी सीक्वेंस जो है वो वहां पर एक के बाद एक जो नंबर है वो प्रोड्यूस करवाने हैं। कैसे करवाएंगे, आप देखेंगे कि आपको n1 और n2 जो भी नंबर मिलेंगे उसका सम जो है वो आपको थर्ड मिलेगा। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको दो नेक्स्ट नंबर लेने हैं। नेक्स्ट नंबर मतलब जो आपका n2 है वो अब आपका n1 बन जाएगा, और जो अब सम था वो आपका यहाँ पर n2 बन जाएगा। और फिर आप इन दोनों को जोड़ेंगे और जो भी सम आएगा वो आपका नेक्स्ट नंबर बन जाएगा। तो ये जो मैंने आपको एल्गोरिथम बताई है, जस्ट इतनी सी एल्गोरिथम है। आपने क्या ध्यान रखना है कि नेक्स्ट स्टेप में प्रीवियस स्टेप वाला नंबर 2 जो है वो नंबर 1 बन जाता है। जो प्रीवियस स्टेप का वहां पर सम होता है वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर n2 बन जाता है। सिर्फ इतनी सी चीज ध्यान रखते हुए चलते हैं हम इडल पे। तो ये हम आ गए हैं हमारे इडल पे, और अब यहाँ पर इडल में हम देखते हैं कि जो हमने एल्गोरिथम सीखी है फिबोनाची सीक्वेंस की वो किस तरह से यहाँ पर काम कर सकती है। पहले मैं आपको फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो बनाना सिखाता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि इसके अंदर टाइमर फंक्शन कैसे काम करेगा। सबसे पहले जैसा आप देख ही रहे हैं कि मैंने यहाँ पर n इज इक्वल टू लिया है, तो इसका मतलब एक वेरिएबल जो है वो मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं लूंगा ही लूंगा। वो क्या है, वो मुझे वहां पर नंबर ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो चाहिए होंगे। मतलब क्योंकि फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो तो इनफाइनाइट नंबर्स की होती है, तो उसमें जो है कितने नंबर यूजर हमसे चाहता है, तो वो लेने के लिए मेरे पास तरीका क्या है, मैं यहाँ पर इंट के अंदर जो इनपुट है वो ले लूंगा और यूजर को मुझे बताना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ नंबर ऑफ फिबोनाची नंबर्स, यानी जो फिबोनाची नंबर्स हैं वो कितने चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, कितने चाहिए। तो अब अगर मान लो हम यहाँ पर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में हमारे को पहले जैसे एल्गोरिथम में मैंने आपको बताया कि n1 जो है वो हमको 0 लेना ही होगा और जो n2 है वो हमारे को 1 लेना होगा। ये दो नंबर लेने के बाद ही हमारी सीक्वेंस जो है वो जनरेट हो पाएगी। अब मुझे यहाँ पर एक काउंटर चाहिए, मतलब एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो चेक करता रहे कि क्या वहाँ पर जो n है, जो हमारा मेन नंबर जो भी हमारे को दिया है यूज़र ने, क्या हम वहाँ तक पहुँच गए हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको जो है काउंटर नाम देता हूँ और अभी के लिए मैं इसको 0 लेता हूँ, और इसी काउंटर के सहारे हम चलते हैं वाइल लूप में। अब इसमें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारा काउंटर जब तक छोटा है n से तब तक ये लूप चले। क्यों, क्योंकि काउंटर मैंने 0 से शुरू किया है। तो अगर मान लो कोई कहता है कि मुझे शुरू के सिर्फ 3 नंबर चाहिए, तो मेरा जो काउंटर है वो पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा और बस। लेकिन बात यह है वो 2 तक भी जाएगा, लेकिन मुझे तो 3 नंबर वो दे देगा। अब बात यह है कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ये मैंने आपको बोल तो दिया, लेकिन होगा कैसे। वो होगा जब मैं इस वाइल लूप के एंड में काउंटर जो है उसके अंदर इंक्रीमेंट दूंगा प्लस इक्वल 1 करके। तो ये जो है ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन मेन प्रोग्राम कहाँ है जो हमारे को फिबोनाची सीक्वेंस देगा। मेन प्रोग्राम हमारे को यहाँ पर इस काउंटर के इंक्रीमेंट से पहले लिखना होगा, जिसमें मैं जो है वो यहाँ पर पहले मैं आपको सम जो है सम दे देता हूँ। सम हमारे पास n1 प्लस n2 होगा। उसके बाद जो है वो हम n1 को चेंज कर देंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट स्टेप का n1 जो है वो प्रीसीडिंग स्टेप का n2 होता है, और अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप का n2 होगा वो हमारा प्रीसीडिंग स्टेप का सम होगा। तो ये जो दो चेंजेस हैं ये अपने आप होते चले जाएंगे जैसे जैसे लूप चेंज होगा।
और ये जो दो नंबर होंगे नेक्स्ट लूप में वो ही सम होके आपको एक नया नंबर वहां पर दे देंगे, और इसी तरीके से फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो जनरेट हो जाएगी। अब बात ये जनरेट तो हो जाएगी, लेकिन हमारे पास आउटपुट तो नहीं आएगा। तो आउटपुट अगर हमने लेना है तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ fs, और इस स्ट्रिंग के अंदर शुरू के जो दो नंबर हैं इनको मैं यहाँ पर इस तरह से दे देता हूँ। मतलब प्रोग्रामेटिकली नहीं देने हैं, क्यों? क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि शुरू के दो नंबर हमारे को लेने ही पड़ेंगे। अब लेकिन इसके बाद के सारे नंबर जो हैं वो प्रोग्रामेटिकली जो है वो यहाँ पर एक के बाद एक अपडेट होने चाहिए। वो कैसे होंगे? इसको हम fs प्लस इक्वल्स इसमें ले जाते हैं, और अब इसके अंदर जो स्ट्रिंग है उसमें क्या ऐड करेंगे? इसके अंदर हमारे को एक तो कॉमा चाहिए, एक स्पेस चाहिए, उसके बाद हमारे को चाहिए सम। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रॉपर हो जाता हूँ, ये ज़रूरत नहीं होती इसकी, लेकिन फिर भी अगर मान लो हम थोड़ा सा प्रॉपरली लिखें तो ज़्यादा मज़ा आता है प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये जो कर्ली ब्रेसेस दे रहे हैं, स्ट्रिंग्स के अंदर ये जो फॉर्मेट कमांड होती है ये यहाँ के वेरिएबल की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देती है। तो इस तरह से जो हमारा fs है, जो हमारी मेन स्ट्रिंग है, वो अपडेट होती रहेगी। और जब हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रिंट fs करके हमें हमारी जो सीक्वेंस है वो मिल जाएगी। सेव करता हूँ, रन करता हूँ। अब जैसे वो हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ फिबोनाची नंबर्स, और हम यहाँ पर अगर मान लो 10 जो है वो उसको दे देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो 10 नंबर हैं उसने मुझे दे दिए हैं। ये जो 10 नंबर हैं आप क्लियरली देख सकते हैं कि फिबोनाची सीक्वेंस के हैं, क्योंकि आप कोई से भी दो नंबर लेंगे, उनको ऐड करेंगे तो आपको उससे नेक्स्ट नंबर मिलेगा। अगर आप यहाँ पर ये 1 1 लेते हैं तो आपको ये यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 2 मिल जाता है, 2 3 लोगे तो 5 मिल जाएगा, 5 8 लोगे तो 13 मिल जाएगा, और इसी तरीके से आप ऐड करके देख सकते हैं कि हमारी फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो परफेक्ट है। लेकिन ये आउटपुट वो वाला आउटपुट तो नहीं हुआ जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था। तो वो वाला आउटपुट कहाँ है? मतलब टाइमर के साथ वाला। अब अगर मुझे टाइमर के साथ वाला आउटपुट चाहिए तो मुझे यहाँ पर ये वाली जो स्ट्रिंग है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, और ऐसे ही मुझे यहाँ पर अपडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये तो मुझे एक ही बार में वहाँ पर आउटपुट दे रही है, जबकि मुझे जो है वो हर एक सेकेंड में या हर एक जो भी मैं वहाँ पर इंटरवल दूंगा उस इंटरवल के बाद एक नंबर चाहिए होगा। अब वो कैसे करेंगे? उसके लिए मुझे यहाँ पर एक और वेरिएबल चाहिए। अब मैं इसको टाइमर वेरिएबल बोलता हूँ, आप चाहें तो इसको टी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं इसको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए टाइमर वेरिएबल ले रहा हूँ। और अब यहाँ पर मैं ये जो काउंटर वाली कंडीशन थी, इस कंडीशन को हटाकर यहाँ पर जो है मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। जब हम वाइल ट्रू लूप जो है वो रन करते हैं तो ये इनफाइनाइट लूप हो जाता है। अब ये इनफाइनाइट लूप क्यों चला रहे हैं हम, जबकि हमारे पास जो है वो तो यूज़र ने हमारे को नंबर दिया हुआ है। तो टेंशन नहीं लेनी, चलेगा ये उतनी बार ही। हमारे को यहाँ पर कुछ कंडीशंस जो हैं वो अंदर लेनी पड़ेंगी, जिससे ये सिर्फ इतनी बार ही चले जितना कि हमारे को यूज़र ने दिया है। जैसे अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर टाइमर जो है वो एक के बाद एक जो है वो बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले जो टाइमर है इसको हम एक के बाद एक कैसे बढ़ा सकते हैं? सेम वही जैसे हमारा इंक्रीमेंट होता है प्लस इक्वल 1 करके। अब जब कभी भी हमारा टाइमर जो है वो यहाँ पर एक कंडीशन देनी पड़ेगी। अगर मैं कहता हूँ कि इफ़ टाइमर इज़ परफेक्टली डिवाइडेड बाई, मतलब मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है वो यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर मैं जो है वो 10 मिलियन 1 करोड़ ले रहा हूँ, 1 2 3 1 2 3 1। तो इस तरह से मैंने 1 करोड़ नंबर लिया है, लेकिन ध्यान रखना ये जो है वो कंप्यूटर की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट है, स्लो है, उसके हिसाब से आपको ये वाला नंबर बदलना पड़ेगा। वो आप 1 करोड़ लीजिए, 2 करोड़ लीजिए, अलग अलग नंबर आप वहाँ पर पुट करके देख सकते हैं। आपका टाइमर जो है वो फास्ट और स्लो हो जाएगा जैसे जैसे आप नंबर वहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर हम चेक करने के लिए डबल इक्वल साइन लेते हैं और इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। और अब यहाँ पर जो हमारा मेन प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम को इस टाइमर के अंदर ले जाते हैं, फॉर्मेट, और इसके अंदर हम इंडेंट रीजन कर देते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो प्रोग्राम है ये अब इस टाइमर के अंदर है। तो जब जब मेरा टाइमर जो है वो काम करेगा ये तब तब वहाँ पर जो है एक एक करके एग्जीक्यूट होगा। काउंटर को भी इसी तरीके से हम यहाँ पर एक टैब दे देते हैं, और ये जो लाइन है ये लाइन अब हमारे को तंग कर रही है, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत हमारे को है नहीं। अगर हम एक एक करके नंबर जो है वो जनरेट करना चाहते हैं तो हमारे को प्रिंट स्टेटमेंट भी फाइनली नहीं चाहिए होगी। प्रिंट स्टेटमेंट हमारे को इस लूप में चाहिए होगी जो एक एक करके आएगी, लेकिन शुरू के दो नंबर फिर दोबारा से प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि लूप के अंदर जो प्रोग्रामेटिकली हमारे पास नंबर जनरेट हो रहे हैं वो तो थर्ड नंबर से जनरेट होंगे। तो शुरू के दो नंबर हम क्या करें?
तो शुरू के 2 नंबर जो हैं वो यहाँ पर हम काउंटर के साथ में यूज़ करते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारा जो टाइमर है वो टाइमर अगर मान लो यहाँ पर डिवाइड होगा, मतलब जो भी हम नंबर देंगे उस पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर मान लो हमारा काउंटर जो है वो अभी 0 है, तो ऐसे में हम सिर्फ प्रिंट करवाना चाहते हैं 0, जो कि हमारा फर्स्ट नंबर है। अगर मान लो हम यहाँ पर यही कहते हैं कि हमारा काउंटर जो है वो हमारा 1 है, तब भी हमारे को यहाँ पर प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सीधा चाहेंगे कि हमारा जो है वो प्रिंट होकर आ जाए 1। अब इसके बाद जो है वो सब कुछ प्रोग्रामेटिकली होगा। तो अब यहाँ पर मुझे कंडीशन देनी पड़ेगी कि अगर मान लो ऐसा नहीं है, मतलब हमारा जो काउंटर है वो हमारा बड़ा हो गया है 1 से, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारा काउंटर जो है वो हमारा n से छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये जो कंडीशन है दोनों को n के साथ में लगा देंगे, और अब जो हमारे पास ये इस तरह से आएगा, ये हमारे पास जो 3 लाइन है, ये वाली 3 लाइन हम इसको अब आगे पुश कर देते हैं। तो फॉर्मेट और ये हमारा इंडेंट रीजन करते हैं, और आप देख सकते हैं कि अब ये इस एलिफ स्टेटमेंट के अंदर आ गया। ओके है जी, यहाँ तक भी। अब इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद हम यहाँ पर जो है वो अगर काउंटर n हो गया तो भी हमारे को कंडीशन जो है वो लेनी पड़ेगी। तो आप अब एलिफ ले सकते हैं या एल्स ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर एलिफ स्टेटमेंट के साथ में n जो है वो चेक कर रहा हूँ कि अगर हमारा काउंटर जो है वो n हो गया तो यहाँ पर इसको ब्रेक करवाना है। क्यों ब्रेक करवाना है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा वाइल ट्रू लूप जो है वो इनफाइनाइट लूप है। तो यहाँ पर अगर कोई कंडीशन मीट नहीं हुई तो वो इनफाइनाइटली रन करता रहेगा, आपको वो आउटपुट दे या ना दे। तो ये तो हो गया हमारे पास। अब बात है कि हमारे पास सीक्वेंस में 2 नंबर तो सीधे सीधे यहाँ पर ये आ गए। तो हमारा तीसरा नंबर जो है वो हमारे को अब इस लूप से जनरेट करवाना है। इस लूप में हमारा नंबर क्या होगा? ऑब्वियस है, सम जो है वो हमारा मेन नंबर होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट, और यहाँ पर हम एस दे देंगे। तो जैसे जैसे ये वाला लूप अब रन करेगा, ये लूप रन क्यों करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हमारा टाइमर वहाँ पर, जैसे अगर मान लो 1 सेकंड में ये टिक कर रहा है, तो जैसे जैसे यहाँ टिकिंग होगी, मान लो 1 सेकंड के बाद टिक होती है, तो जैसे ही टिक होगी यहाँ पर ये काउंटर जो है वो बढ़ जाएगा। इनिशियली जो है वो हमारा काउंटर अभी के लिए तो 0 है, तो ये वाला जो हमारे पास इफ ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब टिकिंग होगी तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमारे पास जो है वो ऑब्वियस है हमारा काउंटर 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो ब्लॉक है उनके सबसे बाद में हमारा जो है वो काउंटर प्लस इक्वल्स 1 हमने दिया हुआ है। तो जब तक हमारे पास ये दिया हुआ है हमने, तो सारे ये जितने भी ब्लॉक हैं वो एग्जीक्यूट होने के बाद ये तो होना ही है। तो ऐसा ही हम टाइमर में भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि टाइमर जो है अगर मान लो हम उसको एक इंटीजर मान के चलेंगे, तो ऐसे में वो उसके अंदर इंक्रीमेंट कितना आ रहा है आप देख ही सकते हैं, 1-1 करोड़ का वहाँ पर लगातार इंक्रीमेंट आ रहा है। तो इतना बड़ा नंबर क्यों बनाना टाइमर को? यहाँ पर हम टाइमर को ऐसा करते हैं कि इसको हम कर देते हैं इज इक्वल टू 0। तो हर एक टिक के बाद हमारा टाइमर फिर से 0 हो जाएगा, फिर दोबारा से यहाँ पर जो है वो टाइमर प्लस इक्वल 1 जो है वो तो चलता ही रहेगा, क्योंकि वाइल ट्रू के अंदर है वो, और फिर से ये लगातार लूप हमारे इसी तरीके से रन होते रहेंगे। तो प्रोग्राम को रन करने के बाद हम यहाँ पर 10 जो है वो पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने ये उसको 10 दिया है, तो ये क्या करेगा ये आपके सामने है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो सबसे पहला नंबर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, और जो भी आपने फ्रीक्वेंसी वहाँ पर दी हुई है उसके हिसाब से वो वहाँ पर एक के बाद एक नंबर आपको देता चला जाएगा। 10 नंबर्स के बाद जो है ये अपने आप जो है वो स्टॉप हो जाएगा। वो आप देख ही सकते हैं कि आपके कितने नंबर हो गए हैं, आप काउंट कर लीजिए, और उसके बाद जब ये स्टॉप हो जाएगा तो आपको दिख ही जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या 10 नंबर हमारे आ गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पूरे 10 नंबर जो हैं वो हमारे सामने हैं। और इस प्रोग्राम में मैं आपको यही समझाना चाहता था। तो बस बेटा जी, इस वीडियो के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।